तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स सभी के लिए संबोधन है एक साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। ये होता क्या है, आदमी अगर चूक जाए इस चीज़ को करने से तो उसका पैसा, हार्ड अर्न मनी बर्बाद हो सकता है। तो इसमें क्या है, एक जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, प्रोबेबली 5th 6th वगैरह में, तो ऐसा नहीं है कि अभी सब चीज़ हो रहा है, जनधन अकाउंट या ऐसा जो सुन रहे हैं। 5th 6th कब का बात है, बहुत पहले का। तो उस समय प्राइवेट बैंक तो नहीं था, सरकारी बैंक था। तो सरकारी बैंक से स्टाफ स्कूल में आता था कि आप लोग अपना अकाउंट खुलवाइए, किड्स का अकाउंट, ठीक है, बालिग नहीं। और उस समय ऐसा भी नहीं था कि जो नाबालिग अपना अकाउंट खुलेगा तो गार्डियन के रूप में किसी को देना पड़ेगा। स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए अकाउंट खुलता था। हम लोग 10 रुपया 5 रुपया डालते थे। याद है 360-65 रुपया जमा किए थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक में जमा किए थे, SBI के। निकालने आते थे तो साइन चेंज हो जाता था, फिर भी मैनेजर दे देता था, ठीक है। तो कहानी इस तरह की होती थी। तो ऐसा नहीं कि आज ही अकाउंट खुल रहा है, ये हमेशा से चलता है, ड्राइव है, सब होते रहता है। तो इसमें देखिए, जो भी आप अर्न करते हैं, ये वीडियो उसके लिए है जिन्होंने अभी अभी अर्निंग शुरू किया है, अर्न हो रहा है। जिस समय अर्निंग करता है, स्टार्ट करता है लोग, एक एवरेज अर्निंग के बारे में रख लीजिए, 15 से 20 हज़ार रुपये महीना अर्न कर रहा है। तो खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाता है, क्या करना है, या पूरा पैसा ही खर्च कर देता है, ठीक है। ये डिसिप्लिन में रख के करना पड़ेगा। यही आज का आपका जो डिसिप्लिन है, वो 40-50 वर्ष के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। वीडियो उसके लिए है जो 35 ईयर्स या 30 ईयर्स एज ग्रुप में है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने अर्निंग शुरू किया है, तो देखिए बेसिक एक्सपेंडिचर क्या क्या है। बेसिक एक्सपेंडिचर में आता है खाना है, फूड, खर्चा करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको आने जाने के लिए या घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, काम से जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होगा। अगर अपना घर नहीं है तो हाउस रेंट पर भी खर्चा होगा। और आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी आपको हाउस रेंट में रहे या कहीं भी रहे देना पड़ेगा। दूसरा है नेट, नेट में भी आपको खर्चा होगा, ठीक है। ये बेसिक एक्सपेंडिचर में आ गया नेट। अभी नेट इसके लिए नहीं कि सिनेमा देखना है, काम करने के लिए, ठीक है। इमरजेंसी में खर्चा क्या है, अभी मान लीजिए कि आप एक 10,000 का बेस लेके चलिए, 10,000 आप अर्न कर रहे हैं। इमरजेंसी खर्च क्या है, इमरजेंसी खर्च है हेल्थ इंश्योरेंस। इमरजेंसी में क्या होता है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, या आपके घर में बाद में लेटर ऑन आपकी शादी होती है, एक बच्चे है और आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसमें कवरेज आपका हेल्थ का होता है। आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पैसा खर्च होता है, वो कंपनी इंश्योरेंस भरती है। तो इसमें इमीडिएट ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 2 तरह का है, ठीक है। 2 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। एक अपना आप लेकर रखिए व्यक्तिगत, एक अगर आप काम कर रहे हैं कहीं अच्छी कंपनी में तो एक कंपनी लेगी। अब कंपनी लेगी तो कंपनी में डिपेंड करता है कि कंपनी सिर्फ आपके लिए लेगी या आपके अलावा आपके परिवार के लिए भी लेगी, ठीक है। आपके लिए लेगी तो क्लियर है, परिवार के लिए लेगी तो आपका डिपेंडेंट 2 बच्चे आएंगे और पत्नी आएगी, मतलब 4 आदमी के लिए होगा। इसके अलावा और अधिक लेना है तो आपको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी भरती है, उसके अलावा पैसा आपको देना पड़ेगा। इसका सबसे अधिक बेनिफिट, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो जब हॉस्पिटलाइज होता है तो उसमें खर्चा कंपनी करती है, कैसेस के केस में और ऐसे भी ट्रीटमेंट के केस में करती है। टर्म प्लान ऐसा है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस भी जो इसके अलावा आप क्या है, कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनी अगर जॉब जाती है, जॉब छोड़ते हैं तो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस निजी भी एक रखना है जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा, ठीक है। टर्म प्लान क्या है, टर्म प्लान ये है कि इसमें कवरेज होता है, ठीक है। कवरेज ये होता है कि आप जो टर्म प्लान लेंगे, 1 करोड़ का लेंगे, 50 लाख का लेंगे, 60 लाख का लेंगे, इसमें हेल्थ वगैरह का कवरेज नहीं रहता है कि ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपका डेथ के केस में कंपनी आपके परिवार को सब इंश्योर्ड में 1 करोड़ का कराया तो 1 करोड़ आपको दे देगी, ठीक है। ये टर्म प्लान जितने पहले स्टार्ट करेंगे उसका प्रीमियम उतना ही कम लगेगा, ठीक है। 2,000 रुपया में काम चल जाएगा। 20-25 वर्ष का है तो अगर आपका उम्र अधिक हो गया, जैसे हमारा है, तो हम टर्म प्लान लेंगे तो 80-90 हज़ार रुपये का प्रीमियम जाएगा, ठीक है। मैंने नहीं लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक आपको खर्चा करना ही करना है। और ये इंश्योरेंस पर हेल्थ प्लान या टर्म प्लान में से देख लीजिए कौन लेना है। अगर
इनकम ठीक ठाक है तो टर्म प्लान भी ले लीजिए, ठीक है। अर्ली एज में लेने पर प्रीमियम कम लगता है, ठीक है। अब बेसिक और इमरजेंसी के लिए खर्च करने के बाद हमारे पास जो पैसा बच गया, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ रखना है, ठीक है। एक तो बैंक में रखना है, बैंक में सेविंग में नहीं रखे, उसको फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट में 3% से लेकर 6.5% तक का इंटरेस्ट देता है। तो 1 साल के लिए हम लोग रखेंगे। अगर 1 साल से कम में पैसा निकालते हैं, 3 महीना में ही निकाल दिए, तो 3 महीना के लिए जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो लगेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी क्रेडिट होने वाला है, 1 साल के बाद क्रेडिट होने वाला है, तो आपको 3 महीना में जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो देकर दे देगा। अगर आपने इंटरेस्ट मंथली ले लिया है, हर महीने इंटरेस्ट ले लिया है, तो हिसाब किताब करके 3 महीना से जितना लगने वाला है वो लगा है। एक उदाहरण है। एफडी में 20% बेसिक और इमरजेंसी के बाद जो खर्चा बच गया है, मान लीजिए कि 100 टका बच गया है, तो 100 टका में से 20 जो है सो एफडी में जमा करेंगे, 20 म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इसलिए बोल रहा है कि एफडी से अधिक इंटरेस्ट उसमें म्यूचुअल फंड में आता है। 20 म्यूचुअल फंड इसलिए बोल रहा है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप ऐसा अपना पैसा प्रोफेशनल को देंगे, ठीक है। प्रोफेशनल क्या, जो आपका फाइनेंस मैनेजर होता है या बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, उसको देंगे, ठीक है। जैसे LIC है, LIC में आप लाइफ इंश्योरेंस में अपना पैसा जमा करते हैं। LIC भी एक इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। LIC भी आपका टर्म प्लान ऐसा है, और भी कई सारा चीज़ है। LIC में एंडोनमेंट पॉलिसी होता है, बीच एंडोनमेंट में आप जमा करते हैं, बीच बीच में आपको एक पैसा देती रहती है 3 महीना 4 महीना पर, और भी कई सारा प्लान होता है। तो जब हम पैसा वो फाइनेंस मैनेजर को देते हैं, तो फाइनेंस मैनेजर उस पैसा को अलग अलग कंपनी और अलग अलग बिजनेस में यूज़ करता है, उसका वही काम है। तो एफडी के बाद सबसे अधिक सेफ है म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड चीज़ है जो कि अर्ली एज का जो हमारा यंगस्टर है, जो अभी कमाना शुरू किए है, उसके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। स्टॉक्स बोलते हैं। स्टॉक्स क्या होता है कि किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। जनरली जो कंपनी होता है, ओनर के पास 51% से ऊपर का हिस्सेदारी होता है, और बाकी का हिस्सेदारी में जनरल पब्लिक है, जिससे पैसा उठाता है, जिसको आप बोलते हैं IPO बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, इस ढंग से पैसा उठाता है। तो इस केस में क्या है, जो स्टॉक्स है इसमें आपको जानकारी होना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड में जो फाइनेंस मैनेजर है वो अपना पैसा जो है इसी स्टॉक में लगाता है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस मैनेजर होता है जिसको जानकारी होती है। अब अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाने के लिए जाएंगे तो निश्चित है कि जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली उस स्टॉक्स में पैसा लगाइए जिसका बनाया हुआ प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज़ करते हैं। जैसे अपने घर में देखिए कि व्हीकल स्कूटर किसका यूज़ करते हैं, अपने घर में देखिए डिटर्जेंट पाउडर किसका यूज़ करते हैं, ऑयल किसका यूज़ करते हैं, कपड़ा किसका यूज़ करते हैं। मतलब वो कंपनी जो है सो आपके घर तक पहुँची हुई, बिजनेस उसका ख़राब नहीं होगा। गैस किसका यूज़ कर रहा है खाना बनाने के लिए, दवा किसका यूज़ कर रहा है, उस कंपनी का स्टॉक्स ले लीजिए। ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए जो है आपको बताएं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। करीब करीब बहुत सारा 20-25 ऐसा ऐप है या 20-25 ऐसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इसको चलाता है, ठीक है। तो हमें उसको सेलेक्ट करना है जो कि रिनाउंड है, रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट है आपके कंट्री में। जैसे कौन है, टाटा है, बिरला है, ये सभी का म्यूचुअल फंड का कंपनी है, ये सभी का स्टॉक का कंपनी है, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। या कोई बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक रख लीजिए, गवर्नमेंट का रखिए, उसके बाद प्राइवेट का बाद, पहले गवर्नमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भी बैंक है वो सभी अपने बैंकिंग ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड और स्टॉक में भी पैसा लगाती है। तो यहाँ पर जो सेविंग है उसका 20%, 100 टका में से 20% एफडी, 20% म्यूचुअल फंड और 20% स्टॉक्स में लगाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है, अब ये आप महीना में आया, आप सेट कर दिया, खर्चा होने के बाद ये जमा कर दिया। अभी समस्या क्या आ गया, अभी समस्या मान लीजिए आ गया, अर्जेंट आ गया कि पैसा निकालना है, पैसा है नहीं, क्या करें। 100-200 हज़ार रुपया रहेगा तो फ्रेंड से मांग लेंगे, ठीक है। अधिक रहेगा पता नहीं पेरेंट्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और हमने हमारे पास जो पैसा था तो जमा कर दिया। तो अर्जेंट पैसा निकालने के लिए अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो दो आपके पास ऑप्शन होता है। जो एफडी और म्यूचुअल फंड आपने जमा किया है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं। किस जो एफडी आप लगा कर रखा है 5,000, 10,000, 20,000, उसके अगेंस्ट में जाके आप लोन ले लीजिए और फिर लोन उसको सधा दीजिए। महीना में सधा दीजिएगा तो हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। दूसरे से नहीं मांगना पड़ेगा, सभी चीज़ आपके
हाथ में रहेगा। तो लोन लेने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट एफडी, ये सिंपलेस्ट वे है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, आपको सेविंग करने का। अगर ये चीज़ 20-25 वर्ष की उम्र में आप शुरू कर देते हैं तो ये निश्चित मानिए, देखिए एक चीज़ जान जाइए कि अगर 1 लाख रुपया किसी तरह म्यूचुअल फंड में आप जमा कर देते हैं, बढ़िया म्यूचुअल फंड है ना, बहुत सारा ऐसा भी आप म्यूचुअल फंड में फाइनेंस मैनेजर को दे रहा है, पैसा ले रहा है, लेकिन सोया हुआ है, तो उससे तो नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है तो प्राइवेट म्यूचुअल फंड का जो होता है ना, उसका यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा। जबकि अगर डायरेक्ट शेयर खरीदना है तो जो प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कर रहे हैं उसको बनाने वाला जो कंपनी है ना, उसका खरीदिए। उसमें भी सिलेक्ट कीजिए कि पीएसयू या गवर्नमेंट का कंपनी कौन सा है, ठीक है। तो प्राइवेट म्यूचुअल फंड ओनर इसलिए बोल रहे हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि उसमें जो जॉब पर रखे हुए हैं लोगों को वो अधिक ध्यान देगा, ठीक है। तो बैंक्स भी, गवर्नमेंट बैंक भी जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड में लगाती है तो उसके लिए अलग कंपनी फॉर्म करती है। कुछ हद तक वो प्राइवेट हाथ में ही होता है, लेकिन फिर भी जो फुल्ली प्राइवेट है, रिनाउंड है, बिरला का है, टाटा का है, इस ढंग से जाने का, ये नहीं कि कुछ भी सेलेक्ट कर लिए, है ना। जैसे अभी आप मान लीजिए कि जीरोधा का बहुत सारा चीज़ चल रहा है, वो लोग चार्जेज वगैरह जो होता है इंटरनल, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, इसको गवर्न करने वाला बॉडी स्टॉक्स एमएफ को सेबी होता है। तो अभी बहुत सारा चीज़ उसको बना रहा है, सिस्टमेटिक कर रहा है, इक्वलिटी में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना सुनने के बाद आपको अच्छा लगा होगा जानकारी, क्योंकि नहीं रहता है जानकारी। आपने अर्निंग शुरू कर दिया और बेसिक खर्चा आप कर दिया, जितना होना चाहिए था उससे अधिक कर दिया। इमरजेंसी के लिए आपके पास कोई भी स्कीम नहीं है और बाकी का पैसा भी ऐसे ही उड़ा दिया है, ठीक है। तो पहले अर्निंग कर लेना है, ऐसा जमा कर देना है पैसा कि 1-2 साल 3 साल स्टैंड विदाउट इनकम हम कर सकें, ठीक है। जब जब ये हो जाएगा उसके बाद आपका ध्यान देना चाहिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको परचेज करने पर। पहले ये बेस बना लेना है, आपके पैर के नीचे में प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म मजबूत होगा तो आप जंप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, ऊंचा जाएंगे। अगर प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है, गीला है, ढीला ढाला है, तो जंप नहीं कर पाएंगे, बालू के ऊपर अधिक जंप नहीं कर पाएंगे, पानी के ऊपर नहीं कर पाएंगे। लेकिन सतह अगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वहाँ से आप जंप कर सकते हैं। तो ये आपको मजबूत सतह देता है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, ज़रूरत होता है तो किसी से सलाह भी लीजिए। तो ये वीडियो आपको जानकारी से भरा हुआ था और अच्छा लगा होगा।